साल 1998 का है। यह वह समय है जब भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में उग्रवाद अपने चरम पर है। नागालैंड की हरी भरी वादियों पर एक साया पड़ता है। यह साया केवल धुंध का नहीं, बल्कि एक अदृश्य भय का है। उग्रवाद एक जहरीले सांप की तरह भारत के इस दूर दराज कोने में कुंडली मारकर बैठ गया है। जंगलों में छिपे ये उग्रवादी नागालैंड की शांति को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। जंगली फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हवा में डर की एक लहर बह रही है। यह डर केवल उग्रवादियों का नहीं, बल्कि उनके द्वारा फैलाए गए आतंक का है। अलगाववाद की विचारधारा से प्रेरित हथियारबंद उग्रवादी जंगल के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये उग्रवादी अपने हथियारों के बल पर अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आतंक का राज नगा लोगों की शांति को भंग कर देता है। गांव के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलकती है। लेकिन भारत, जो विपरीत परिस्थिति सत्ता के गलियारों में एक साहसिक योजना आकार लेती है, यह योजना उग्रवादियों को बेअसर करने और अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने की है। उग्रवादियों को बेअसर करने और अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने की योजना। यह योजना गोपनीयता के आंचल में छिपी ऑपरेशन ब्लैक कोबरा के नाम से जानी जाएगी। यह योजना गोपनीयता के आंचल में छिपी ऑपरेशन ब्लैक कोबरा के नाम से जानी जाएगी। इस ऑपरेशन की सफलता सैनिकों के एक चुनिंदा समूह के साहस और दृढ़ संकल्प पर टिकी है। इसकी सफलता सैनिकों के एक चुनिंदा समूह के साहस और दृढ़ संकल्प पर टिकी है। असम राइफल्स के बहादुर जवान। ये जवान अपने देश की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पूर्वी हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा नागालैंड लुभावनी सुंदरता की भूमि है। विदेशी वनस्पतियों और जीवों से भरे घने जंगल इसकी ढलानों पर छाए हुए हैं। क्रिस्टल क्लियर नदियां इसकी घाटियों से होकर गुजरती हैं, जिनका पानी ऊपर नीले आकाश को दर्शाता है। लेकिन इस रमणीय आवरण के नीचे अशांति का इतिहास छिपा है। दशकों से सशस्त्र उग्रवादी समूहों ने इस क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़ इलाकों और सरहदों का फायदा उठाया है। वे जंगलों के भीतर छिपे हुए शिविरों से काम करते हैं, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर अचानक हमले करते हैं। उनके मकसद जटिल हैं, जो ऐतिहासिक शिकायतों, जातीय तनावों और जबरन वसूली और तस्करी से आसान पैसों के लालच से प्रेरित हैं। इस उग्रवाद का मुकाबला करने का काम असम राइफल्स को सौंपा गया है, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी और तब से यह बल देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर पूर्व के प्रहरी के रूप में जाने जाने वाले ये सैनिक अपने साहस, लचीलेपन और क्षेत्र के बारे में जानकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी बहादुरी के किस्से हर जगह सुनाई देते हैं। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों से भर्ती किए गए वे घने जंगलों में हथियार चलाने जितनी ही आसानी से चलते हैं। इनकी ट्रेनिंग और अनुभव इन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। असम राइफल्स ने स्थानीय रीति रिवाजों और बोलियों की अपनी गहरी समझ के साथ कई नगा ग्रामीणों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया है। वे न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं को भी समझते हैं। वे नागरिक कार्यक्रम चलाते हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वे दूर दराज के समुदायों को चिकित्सा सहायता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास प्रदान करते हैं। असम राइफल्स के जवान न केवल योद्धा हैं, बल्कि संरक्षक भी हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी भलाई के लिए प्रयासरत रहते हैं। यह दोहरी भूमिका, योद्धा और संरक्षक, उन्हें भारत के सुरक्षा तंत्र में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अलग करती है। उनकी उपस्थिति न केवल सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि विकास और सहयोग का भी प्रतीक है। असम राइफल्स के जवानों की यह प्रतिबद्धता और समर्पण उन्हें न केवल एक सैन्य बल बनाता है, बल्कि एक ऐसा संगठन भी बनाता है जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है। इस प्रकार असम राइफल्स न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि देश के भीतर शांति और विकास को भी बढ़ावा देता है। ऑपरेशन ब्लैक कोबरा की सफलता सावधानीपूर्वक योजना और सटीक खुफिया जानकारी पर निर्भर करती है। ऑपरेशन शुरू होने से हफ्तों पहले खुफिया अधिकारी इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। वे मुखबिरों से संपर्क स्थापित करते हैं,
उग्रवादियों की गतिविधियों, ठिकानों और ताकत को ध्यान से जोड़ते हैं। हर विवरण महत्वपूर्ण है। उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का प्रकार, उनके संचार नेटवर्क, यहाँ तक कि इलाके और मौसम की स्थिति भी। यह जानकारी मुख्यालय को वापस भेज दी जाती है, जहां रणनीतिकार नक्शों और हवाई तस्वीरों पर विचार करते हैं। ऑपरेशन तेज, निर्णायक होना चाहिए और नागरिक हताहतों को कम से कम करना चाहिए। भाग 5, ऑपरेशन ब्लैक कोबरा, उग्रवाद के दिल पर वार। ऑपरेशन का दिन शुरू होता है। जंगल पर सन्नाटा छाया हुआ है। अंधेरे की आड़ में असम राइफल्स के सैनिकों के कॉलम, उनके चेहरे मिट्टी से ढके हुए, झाड़ियों से चुपचाप आगे बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य घने जंगल के भीतर बसा एक भारी किलेबंद उग्रवादी शिविर। सैनिक शिकारियों की तरह चुपके और फुर्ती से चलते हैं। उनकी हर इंद्रिय हाई अलर्ट पर है। टहनी के टूटने की थोड़ी सी भी आवाज, पत्तों की सरसराहट, ऐसी कोई भी चीज जो उनकी उपस्थिति को प्रकट कर सके, को सुनने के लिए। वे जानते हैं कि दुश्मन अच्छी तरह से हथियारों से लैस और खतरनाक है, लेकिन उनका प्रशिक्षण और संकल्प उन्हें आगे बढ़ाते रहता है। भाग 6, धोखे का नाच, गुरिल्ला युद्ध की कला। छापामार युद्ध के उस्ताद उग्रवादी एक दुर्जय दुश्मन है। वे जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। इसके घने वनस्पतियों और विश्वासघाती इलाकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे जाल बिछाते हैं, गश्त पर घात लगाते हैं और सुदृढ़ीकरण आने से पहले ही झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। हालांकि असम राइफल्स के सैनिकों को अपने दुश्मन की चाल का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे जाल से बचने और घात लगाने का पता लगाने के लिए इलाके के अपने ज्ञान और जंगल युद्ध में अपने कौशल का उपयोग करते हुए सावधानी से आगे बढ़ते हैं। जंगल, जो कभी उग्रवादियों के लिए एक अभयारण्य था, धीरे धीरे उनकी जेल बनता जा रहा है। भाग 7, कोबरा की पकड़, रुख मोड़ना। आश्चर्य का तत्व महत्वपूर्ण है। जैसे ही असम राइफल्स के जवान उग्रवादी शिविर के पास पहुंचते हैं, वे एक साथ हमला करते हैं। भारी गोलीबारी होती है। सुबह की खामोशी टूट जाती है। उग्रवादी चौंक गए, अपने हथियारों के लिए हाथापाई करते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं, लेकिन वे कमतर और कम हथियारों वाले हैं। लड़ाई घंटों तक चलती है। हवा में बारूद की तीखी गंध और मौत की बदबू है। असम राइफल्स के जवान, उनका प्रशिक्षण और अनुशासन अटूट, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ते हैं। वे लगातार आगे बढ़ते हैं। उनके कोबरा जैसे हमले उग्रवादियों के बचाव को ध्वस्त कर देते हैं। भाग 8, ब्लैक कोबरा की विरासत, एक राष्ट्र का आभार। ऑपरेशन ब्लैक कोबरा की सफलता से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। उग्रवादी, उनका नेतृत्व बेअसर, उनके शिविर नष्ट, बिखरे हुए और हतोत्साहित हैं। कई लोग अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना चुनते हैं, अपने उद्देश्य की निरर्थकता को समझते हैं। यह ऑपरेशन नागालैंड में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के भारत सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करता है। असम राइफल्स के जवानों की बहादुरी और बलिदान एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जहां बच्चों की हंसी की आवाज गोलियों की गूंज की जगह लेती है। भाग 9, निष्कर्ष, नगा पहाड़ियों में वीरता की गूंज। नगा पहाड़ियों से गोलियों की गूंज को गुजरे सालों बीत चुके हैं। इन पहाड़ियों ने कई कहानियों को अपने भीतर समेट रखा है, जिनमें से कई कहानियां अब धुंधली यादों में बदल चुकी हैं। ऑपरेशन ब्लैक कोबरा की कहानी अब भारतीय सैन्य इतिहास के इतिहास में दर्ज है, जो असम राइफल्स के साहस और बलिदान का प्रमाण है। यह ऑपरेशन न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि यह उन सैनिकों की दृढ़ता और निष्ठा का प्रतीक भी था, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जंगल, जो कभी युद्ध का मैदान था, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके घाव हरे भरे चंदोवे से ढके हुए हैं। प्रकृति ने अपने तरीके से इस भूमि को फिर से जीवित कर दिया है और अब यह क्षेत्र शांति और हरियाली का प्रतीक बन गया है। लेकिन उस साहसी ऑपरेशन की याद और इसे अंजाम देने वाले सैनिकों की वीरता प्रेरित करती रहती है। हर साल इन वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाता है और उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहती हैं। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अंधेरे समय में भी
जब साए हमें घेरने की धमकी देते हैं तो हमेशा ऐसे लोग होंगे जो प्रकाश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। उनकी निष्ठा और साहस हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। असम राइफल्स उत्तर पूर्व के प्रहरी उन बहादुर आत्माओं में से हैं। उनकी विरासत हमेशा के लिए भारत की अदम्य भावना के साथ जुड़ी हुई है। वे न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं, जिससे शांति और सुरक्षा का माहौल बनता है।